Good morning, everyone. Welcome to another session of Physics and Build. In this particular session, we will be discussing about inertial and non-inertial frame and applications of frame in applying of Newton's second law of motion. In our last classes, where we have discussed about Newton's second law of motion and its applicability in inertial frame. So let us revise the old topic once again for a brief time, so that we can understand the concept that we are going to introduce today. Inertial frame हमने बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि the net external force acting on the body is equal to mass of body into acceleration of body. Okay, and this particular law is applicable in inertial frame. That means inertial frame हमने आपको बताया था कि inertial frame is the kind of frame where Newton's second law of motion directly holds. Okay, so frame having zero acceleration or constant velocity. Okay, in other words, frame where Newton second law of motion, the quantitative law of motion, or in other words, is directly holds, directly applicable. But इन आवर डे टू डे लाइफ हम देखते हैं कि हमारे पास में सिर्फ ऐसा फ्रेम ही नहीं होता कि जो कि एट रेस्ट हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. हमारे पास ऐसे भी फ्रेम्स होते हैं जो फ्रेम बेसिकली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन में मूव कर रहे हैं. तो फिर उस तरह के फ्रेम में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करें. ठीक है, आज बेसिकली हम उसी का एक सिनेरियो चेक करते हैं कि क्या करना पड़ेगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी हम अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स सी दैट. Okay, let us take an example first. मान लीजिए ये बस है. यहाँ एक बॉल लटक रहा है. बॉल का मास m है. तो इस बॉल में दो तरह की फोर्सेस फिलहाल काम कर रही हैं. अभी एट रेस्ट है. राइट नाउ इट इज एट रेस्ट. एक काम कर रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है, जो कि बॉल को ऊपर की तरफ खींच रहा है. और नीचे काम कर रहा है mg. ओके, सपोज दैट हमारे पास दो ऑब्जर्वर है. दिस इज ऑब्जर्वर ऑन बस, ऑब्जर्वर 1, और एक हमारा ग्राउंड पे खड़ा है, ऑब्जर्वर 1. अब ये हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2 क्या कह रहा है. ऑब्जर्वर 1 बोलेगा बॉल एट रेस्ट. ऑब्जर्वर 2 भी कहेगा बॉल एट रेस्ट. सो नेट फोर्स ऑन बॉल, F नेट ऑन बॉल, दोनों फ्रेम से 0 है. ठीक है, कब? जब बस एट रेस्ट है. ओके, अब मान लीजिए ये बस ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ये बस में कुछ एक्सेलरेशन से स्टार्ट होती है बस. मान लीजिए एक्सेलरेशन a है बस का. तो आप देखते होंगे कि जैसे ये एक्सेलरेशन a से स्टार्ट हो रही है, ये बॉल थोड़ा सा पीछे चली जाएगी. ओके, थोड़ा सा पीछे जाएगी. ओके, तो ये पीछे जाएगी. तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर इसका फोर्स काम करेगा mg, यहाँ काम करेगा टेंशन. मान लीजिए कुछ थीटा एंगल तक ये डेविएट हो जाती है बॉल. तो अभी ऑब्जर्वर 1 क्या बोलेगा? ऑब्जर्वर 1 ये बोलेगा कि
बॉल में कुछ, बॉल जो है इसके हिसाब से आगे जा रही है, एक्सीलरेट हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू इस केस में हम अगर लिखेंगे तो ऑब्जर्वर 1 बोलेगा बॉल इज एक्सीलरेटिंग फॉरवर्ड विथ मैग्नीट्यूड ए। तब ये जब बोलेगा तो इसका मतलब अभी इस बॉल में दो तरह की फोर्स लग रही है, एक टेंशन लग रहा है, एक एमजी लग रहा है। तो नेट फोर्स अगर हम वेक्टर समेशन में दिखाएं फ्रॉम ऑब्जर्वर 1, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज द सम ऑफ टेंशन वेक्टर प्लस एमजी वेक्टर। आप इसको रिजॉल्व भी करेंगे, रिजॉल्व करेंगे तो फिर ये वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। और हम लिख सकते हैं कि दिस इज टेंशन वेक्टर प्लस एमजी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं एम ए वेक्टर के फॉर्मेट में। दिस इज द नेट फोर्स ऑन बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1। लेकिन ऑब्जर्वर 2 क्या कहेगा, इसी सिलसिले में ऑब्जर्वर 2 क्या कहेगा, ऑब्जर्वर 2 कहेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2 बॉल तो रेस्ट में दिखेगा, बॉल इज एट रेस्ट। मतलब ऑब्जर्वर 2 ये कहेगा कि फोर्स ऑन बॉल, फोर्स ऑन बॉल इज 0। जबकि ये क्या कह रहा है, फोर्स ऑन बॉल इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है, फोर्स ऑन बॉल इज 0। तो यहां दो तरह से कंट्रोडिक्शन हो गई। लेकिन अभी भी अगर आप चेक करें तो इसके हिसाब से फोर्स जो होगा, फोर्स फ्रॉम ऑब्जर्वर 2, फोर्स फ्रॉम ऑब्जर्वर 2, वो टेंशन इसके हिसाब से भी लगेगा और एमजी लगेगा, ठीक है। और इसको ये 0 कह रहा है, जबकि यहाँ पे ये एमए हो रहा है। तो इसका मतलब ये फैक्टर को 0 करने के लिए अगर मुझे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 लगाना है, कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर बॉडी में नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 0। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जर्वर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स होना चाहिए 0 होना चाहिए, ऑब्जर्वर 1 कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वर 2 कह रहा है 0 होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर 2 में क्या ऐसा चीज हम ऐड करें कि इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि टी एंड एमजी को न्यूलिफाई कर रहा होगा टू ऑब्जर्वर 2। तो मान लीजिए हम एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एफ आई, मान लीजिए इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स इनविजिबल, फोर्स इनविजिबल। तो हम ये लिख रहे हैं कि नेट फोर्स फ्रॉम ऑब्जर्वर 2 must be the sum of T plus mg plus fi, ऐसा लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 0। अब ये सही है। अब T प्लस mg का वैल्यू कितना है, T प्लस mg का वैल्यू इसमें ma आ रहा था, मैं इसको ma लिख देता हूं। तो fi की वैल्यू कितनी हो गई, fi की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ऑफ ma। तो यहां m क्या है, m जो है मास ऑफ बॉडी है, और a क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, और बस, ठीक है। तो इस तरह के फोर्सेस को, इस इनविजिबल फोर्सेस को हम और एक नाम से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स किधर लगता है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट। देखिए नेगेटिव आ रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट, तो ये इधर लगेगा एफ आई, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देते हैं, इस चीज को आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चीज को समझना है तो इस वीडियो के इस पोर्शन को थोड़ा पॉज करें, एंड पॉज करने के बाद जब समझ जाए तब आगे बढ़े, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन लेते हैं, और ये हम देखते भी ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बस पे खड़े हैं और बस
अचानक से स्टार्ट हो जाती है, तो आप क्या होते हैं, आप बेसिकली पीछे की तरफ गिर जाते हैं, आप ऐसे हो जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ऐसे ऐसे कौन आपको धक्का लगा दिया, कोई तो आपको धक्का नहीं लगा रहा है। तो इसका मतलब वो जो फिक्सिशियस फोर्स है, जो इनविजिबल फोर्स है, वो आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है। इस फोर्स को हमने बोल दिया सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक एक्सीलरेटेड फ्रेम के रेफरेंस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सूडो फोर्स is included to explain the Newton's second law of motion, Newton's second law of motion with respect to an non-inertial or accelerated frame, non-inertial or accelerated frame. ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सो जब भी मान लीजिए कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्सेस अगर मान लीजिए आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि इनर्शियल फोर्सेस क्या लग रहा है, साथ में उसमें सूडो फोर्स क्या लग रहा है, उन दोनों का कंबाइन करेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप विथ रिस्पेक्ट टू ए नॉन इनर्शियल फ्रेम लगा सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, suppose a man is standing on a weighing scale. This is a weighing scale. Okay, and lift is going upward with an acceleration a. Okay, so let us see what will be the reading of weighing scale. What is the reading of weighing scale? Okay, so let us try to solve this problem using inertial and non-inertial frame. Suppose inertial frame is attached to the ground and non-inertial frame is the lift itself. Suppose that there is a person in the lift. Okay, this is NIF, non-inertial frame, and this is IF, inertial frame. So with respect to inertial frame, man is going up with acceleration A. So net force on man with respect to inertial frame is not equal to J. Clear? So let us solve it. What are the forces acting on the man? So there is a gravity of man acting downwards. There will be a normal force acting on man upward. Since man is going upward, so we may write N minus mg. This is the net force on man is equal to mass into acceleration. So N equal to mg plus ma. So this is the equation with respect to inertial frame. Now let us solve the same equation with respect to non-inertial frame. Now with respect to non-inertial frame, the man is at rest. With respect to this observer. So net force on man with respect to non-inertial frame is 0. Since acceleration is going upward, so there will be an inclusion of fixed force, and this fixed force will act downward. So what will be the condition? N equal to mg plus fi, and I have told you mg plus what is the fi? Fi is the pseudo force. Pseudo force is nothing but the mass into acceleration of frame. So this way it is proving. Though the results are same, see the results are same, but the interpretation, the finding out, the deriving the equations of inertial and non-inertial frame are done in different way. Here you are finding the net force is 0, so you are subtracting from N minus mg. But here the net force is 0.
So what you are doing, you are just equating the number of forces acting on the body. So there is only one force is acting on the vertical direction and two forces acting in the downward direction. These two must balance so that the man could be at rest. Okay. So whenever you will be solving any problem of Newton's second law of motion with respect to an inertial frame, you have to do like this. And whenever you are solving a problem with respect to non-inertial frame, you have to include the pseudo force. Okay. Pseudo force. Pseudo force is nothing but the mass into acceleration of frame. And it always acts in the opposite direction of acceleration of. We'll be taking up many more problems in Newton's second law of motion. There is one more topic left with us, that is the constant motion, where we'll be discussing about the pulley and blocks problem, wedge and blocks problem. And after that, we'll be going full through and solving some 10 to 20 numericals on that. I'll be posting some DPP on this particular topic as well. So I hope you must have got the concept well. If not, then you are most welcome to post your comments to our video, or you can reach us to the mail provided in the description box. I hope that you are finding our classes very helpful and useful to you. So please share the classes as much as possible, and we'll be exploring new topics of physics for the class 11 in more interesting way and in more we'll be providing explanation so that you do not have to fear physics. Instead, you can love physics. Okay. Thank you and have a great day.